हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में प्लेसेंटा के बारे में पढ़ा था और मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लेसेंटा कैसे फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कोरियन है, कोरियन और प्लस जो डेसिडुआ बेसिलिस है, दैट इज़ द मैटरनल पार्ट, उन दोनों से आपका क्या बनता है, प्लेसेंटा बनता है। तो दिस स्ट्रक्चर इज़ आवर प्लेसेंटा। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को प्लेसेंटा के फंक्शन के बारे में बताया था कि प्लेसेंटा का क्या क्या फंक्शन होता है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ करता है, जैसे कि प्रोजेस्ट्रोजन हो गया, HPL हो गया, HCG हो गया आपका, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे कि ह्यूमंस में जो प्लेसेंटा होता है वो कौन से टाइप का होता है, ठीक है ना। सो आवर टॉपिक विल बी टाइप ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमंस। तो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन में जो प्लेसेंटा होता है कौन से टाइप का होता है। जैसे कि आप लोग याद कीजिए कि हमने पढ़ा था कि ह्यूमन में डेंटेशन कौन से टाइप का होता है। जैसे कि ह्यूमन का डेंटेशन थीकोडॉन टाइप ऑफ डेंटेशन होता है, ठीक है ना। फिर ह्यूमन में हिट्रोडॉन टाइप ऑफ डेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, ह्यूमन में डिफायोडॉन्ट टाइप ऑफ डेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो उसी तरह से जो ह्यूमन का प्लेसेंटा कौन कौन से टाइप का होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ह्यूमन का जो प्लेसेंटा होता है ये होता है मेटाडिस्कॉइडल टाइप, मेटाडिस्कॉइडल। फिर अगर हम लोग बात करें कोरियोनिक प्लेसेंटा, ठीक है ना, या फिर हेमोकोरियल प्लेसेंटा, ठीक है ना, कोरियोनिक हो सकता है आपका, हेमोकोरियल, या फिर हम लोग अगर बात करें डेसिडुएट टाइप। तो ये जो सारे मैंने प्लेसेंटा बोले ये किस तरह के प्लेसेंटा होते हैं, ठीक है। मेटाडिस्कॉइडल टाइप ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है बच्चों, देखो, जो अपना कोरियन होता है, मान लो ये पूरा का पूरा अपना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कोरियन है, ठीक है ना। इनिशियली क्या होता है बच्चों, ये जो पूरा का पूरा कोरियन है इसके सरफेस में आपको क्या नजर आएगा, कोरियोनिक विलाय बनता हुआ नजर आएगा, ऑल द सरफेस, ठीक है ना। पूरे सरफेस में ही आपको जो है कोरियोनिक विलाय देखने को मिलेगा। लेकिन इम्प्लांटेशन तो अब ये बॉल जैसा अगर स्ट्रक्चर है, इम्प्लांटेशन के टाइम पे एक ही साइड आपका क्या करेगा, जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम के सरफेस को जाके आपका इन्वेजिनेट करेगा, है ना। जैसे कि हमने देखा कि यही वाला जो साइट है इसने जाके यूट्राइन एंडोमेट्रियम को जाके इन्वेजिनेट किया। अब लेटर ऑन क्या होगा, अब देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये जो आपके कोरियोनिक विलाय हैं, अगर ये कोरियोनिक विलाय हैं और इस साइड से अगर आपका क्या हुआ, जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है उसको जाके क्या क्या इन्होंने इन्वेजिनेट किया, आपका यूट्राइन एंडोमेट्रियम के इस पार्ट को इन्वेजिनेट किया, ठीक है ना। अब जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर आपका डेवलप करता जाएगा, जैसे जैसे ये एम्ब्रायो आपका डेवलप करता जाएगा, बाकी के जगहों पर, बाकी के सरफेस पर, मतलब बाकी का जो सरफेस है वहाँ से आपका क्या होगा, ये जो विलाय है ये आपका डिसअपियर हो जाएगा, दे विल बिकम डिसअपियर, और सरफेस जो है वो धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, स्मूथ होता जाएगा। आपको खाली जो विलाय है खाली इसी पार्ट पे देखने को मिलेगा जहाँ पे प्लेसेंटा बन रहा है, कोरियन के उसी पार्ट पे। मतलब कि मान लो से ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, बाहर का एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या कोरियन है, ठीक है। जो कोरियोनिक विलाय है पूरे सरफेस पर है, लेकिन जो साइड जाके यूट्राइन एंडोमेट्रियम के साथ इन्वेजिनेट होगा उसी साइड के जो कोरियन के विलाय हैं वो प्लेसेंटा बनाएंगे, और बाकी जो सरफेस में जो भी आपका क्या है कोरियोनिक विलाय है वो डिसअपियर हो जाएंगे, दे विल बिकम स्मूथ, ठीक है ना। ओके, तो बस यहाँ पर जो है एक डिश शेप में, एक डिश के शेप में खाली आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जो कोरियोनिक विलाय देखने को मिलेगा। तो इसी तरह के प्लेसेंटा को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाडिस्कॉइडल टाइप ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। ओके, सो द कोरियोनिक विलाय आर disappear or chorionic villi get disappeared from rest of the chorionic membrane and
only remains as a dish in the area of placenta formation। ठीक है ना। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मेटाडिस्कॉइडल टाइप हम लोग किसको कह रहे हैं, प्लेसेंटा। मतलब कि पहले तो पूरा का पूरा जो आपका क्या होगा, कोरियन होगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होगा, उसके पूरे सरफेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, कोरियोनिक विलाई। लेकिन प्लेसेंटा जिस जगह पर बनेगा वहीं पर ही खाली कोरियोनिक विलाई प्रेजेंट होंगे और बाकी के जितने भी कोरियोनिक विलाई होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे और जो अपना एम्ब्रायो है उसका जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह के प्लेसेंटा को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाडिस्कॉइडल टाइप प्लेसेंटा कहते हैं। अगर हम नेक्स्ट बोलें कि कोरियोनिक प्लेसेंटा किसे कहेंगे, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन कोरियन पार्टिसिपेट कर रहा है प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए हम इस तरह के प्लेसेंटा को कोरियोनिक प्लेसेंटा भी कहते हैं आपका। ठीक है ना। तो सिंपली अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिख दूँ, बिकॉज कोरियन इज, या फिर बिकॉज प्लेसेंटा is formed from कोरियन। लेकिन पूरा का पूरा कोरियन से प्लेसेंटा फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है ना। प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में जैसे कि हमने बात की कि एक टिश्यू तो मैटरनल साइड का होगा जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डेसिडुआ बेसिलिस कह रहे हैं। लेकिन अगर फीटल साइड के बारे में बात करें तो फीटल साइड से जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन के लिए जो टिश्यू या फिर जो लेयर या फिर जो मेम्ब्रेन आपका पार्टिसिपेट कर रहा है वो क्या है, आपका कोरियन है। इसीलिए ह्यूमन के प्लेसेंटा को कोरियोनिक प्लेसेंटा भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो दो चीजें आप लोग को पता चल गई, ह्यूमन के प्लेसेंटा को मेटाडिस्कॉइडल क्यों कह रहे हैं और कोरियोनिक प्लेसेंटा क्यों कह रहे हैं। अब देखते हैं ह्यूमन के प्लेसेंटा को जो है हेमोकोरियल प्लेसेंटा क्यों कहते हैं। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर मेटाडिस्कॉइडल और कोरियोनिक को मिटा देता हूँ। अब देखिए आप लोग, इजी है बच्चों, समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है ना। तो ह्यूमन का जो प्लेसेंटा है उसको हेमोकोरियल प्लेसेंटा, हेमो वर्ड आया है आपका किससे, ब्लड से। कोरियल, जो कोरियल वर्ड आया है ये आपका किससे, कोरियन या फिर कोरियोनिक विलाई से आया है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर ये मान लो अपना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कोरियन है और कोरियन के इस पार्ट पर आपको कोरियोनिक विलाई नजर आ रहा है। ठीक है ना। बाकी जगह के तो गायब हो जाएंगे। यहाँ पर एक डिश, एक प्लेट की तरह आपके सरफेस में दिखाई देगा खाली। ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या कह रहे थे, मेटाडिस्कॉइडल टाइप प्लेसेंटा कह रहे थे। अब ये जो प्लेसेंटा होते हैं ये डायरेक्टली मदर के ब्लड में डूबे हुए होते हैं। मैंने कहा था ना, मदर के ब्लड में कुछ साइनसेस बनेंगे आपके इस तरह से कुछ, है ना। देयर विल बी सर्टेन साइनसेस हेयर, जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं, लैक्यूने कह रहे हैं। और ये लैक्यूने किससे भरे रहेंगे, दे आर फिल्ड विथ ब्लड। ये ब्लड से आपके क्या होंगे, भरे हुए होंगे आपके। ठीक है ना। तो ये वाला क्या है, और ये पूरा का पूरा क्या है, यूटेराइन एंडोमेट्रियम है। दिस इज द यूटेराइन एंडोमेट्रियम। ओके। और यहीं पर जो है कुछ वेन्स, कुछ आर्टरीज आपके क्या लेके आएंगे, ब्लड लेके आएंगे। और ये ब्लड आके सारे लैक्यूने में भर जाएगा आपका। और वेन जो है यहाँ से क्या करेगा, जो भी इम्प्योर ब्लड है वेन इसको यहाँ से लेके चला जाएगा। इस सिस्टम को हम लोग लैक्यूनल सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। ये सिलेबस में नहीं है तो मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। अब मैंने जैसे कहा इन्हीं विलाई के अंदर आपका क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है। जैसे कि आर्टरी मिल जाएगा आपको वेन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से, और जो मैंने इनिशियली आपको कहा था कि मैटरनल ब्लड और जो फीटल ब्लड होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आपके नहीं होते हैं। ठीक है ना। ये अम्बिलिकल कॉर्ड होगा जिसके अंदर आर्टरी और वेन होंगे। तो इस तरह से आपको एक अम्बिलिकल कॉर्ड देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आर्टरी और वेन होंगे, जो फीटस से जुड़ा हुआ होगा आपका। ठीक है ना। अब हेमोकोरियल प्लेसेंटा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो कोरियोनिक विलाई हैं ये मैटरनल ब्लड में क्या हुए, डूबे हुए हैं आपके। ठीक है ना। और यहीं से ही चीज़ों का डिफ्यूजन होता है। तो इस तरह के प्लेसेंटा को हम लोग क्या कहते हैं, हेमोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। ओके। बिकॉज कोरियोनिक विलाई are dipped in maternal blood।
तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि ह्यूमन प्लेसेंटा को हेमोकोरियल प्लेसेंटा क्यों कहते हैं। अब अगर बात करें डेसिडुएट प्लेसेंटा के बारे में, तो ह्यूमन के प्लेसेंटा को जो है हम लोग डेसिडुएट टाइप ऑफ प्लेसेंटा भी कहते हैं। डेसिडुएट टाइप ऑफ प्लेसेंटा क्यों कहते हैं ह्यूमन के प्लेसेंटा को, ठीक है ना। इसका रीजन ये है, जब पार्चुरेशन होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, तो ये जो आपके कोरियोनिक विलाय थे ये मदर के यूटेराइन एंडोमेट्रियम के साथ बहुत डीपली जाके आपका क्या करते हैं, एसोसिएशन बना लेते हैं। और जब पार्चुरेशन होता है तो जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम वाला पार्ट होता है और जो फीटस का साइड वाला जो पार्ट होता है, मतलब कोरियोनिक विलाय, ये दोनों चीजें टूट के आपकी क्या होती हैं, बाहर आ जाती हैं। मतलब पार्चुरेशन के टाइम पे मैटरनल साइड में भी डैमेज होगा और फिटल साइड में भी डैमेज होगा। फिटस को नहीं होगा डैमेज, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है कोरियन, वो डैमेज होगा आपका, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ह्यूमन प्लेसेंटा को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज डेसिडुएट प्लेसेंटा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने एक डिसऑर्डर सुना होगा, डिसऑर्डर का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, जो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आपने पढ़ा होगा। अगर मदर का ब्लड अगर वहाँ पर क्या हो, नेगेटिव ग्रुप का हो और फीटस का अगर पॉजिटिव ग्रुप का हो आपका, तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है, एंटीबॉडीज बना लेता है मदर का ब्लड, है कि नहीं। तो वो जो ब्लड का मिक्सिंग होता है एक्चुअली उस पार्चुरेशन के टाइम पे आपका मिक्सिंग होता है, ठीक है ना। तो पहला जो आपका उसका बच्चा है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन सेकंड जब बच्चा होगा उसमें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मदर के बॉडी के अंदर ऑलरेडी आपके क्या होंगे, एंटीबॉडीज होंगे। समझ पा रहे होगे आप लोग, शायद ये सब पढ़ के आए हो, ठीक है। तो इस तरह के प्लेसेंटा को जहां पर पार्चुरेशन के टाइम पे मैटरनल साइड और फीटल साइड दोनों में ही डैमेज होता है, उसको हम लोग डेसिडुएट टाइप ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। सो ड्यूरिंग पार्चुरेशन फीटल साइड में क्या है आपका, कोरियन एंड मैटरनल पार्ट जो डेसिडुआ है आर लॉस्ट, इनका लॉस्ट होता है। और इस तरह के प्लेसेंटा को हम लोग क्या कहते हैं, डेसिडुएट टाइप ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा जो ह्यूमन प्लेसेंटा है वो किस किस टाइप के अंदर में आता है। तो ह्यूमन प्लेसेंटा आपका क्या क्या है, मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा है। ह्यूमन प्लेसेंटा को हम लोग जो है कोरियोनिक प्लेसेंटा भी कहते हैं। ओके, ह्यूमन प्लेसेंटा को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, हेमोकोरियल प्लेसेंटा भी कहते हैं, और ह्यूमन प्लेसेंटा को हम लोग डेसिडुएट टाइप ऑफ प्लेसेंटा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से जो है ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ओके, अब मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ट्विंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। नाउ लेट्स डिस्कस ट्विंस। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक जो है आपको क्लास समझ में आ रहा होगा। तो ट्विंस वाला बहुत इजी है, तो बच्चे कंफ्यूज होता है ट्विंस क्या होता है, ट्विंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ। जो ट्विंस होते हैं आपको अलग अलग तरह के ट्विंस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा डाइजाइगोटिक या फिर फैटर्नल ट्विंस, ठीक है ना। दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा मोनोजाइगोटिक या फिर आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है ना। एक और तरह का आपको ट्विंस देखने को मिलेगा, डेट इज द सियामीज ट्विंस। ओके, तो ये कैसे ट्विंस होते हैं अब देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले अगर डाइजाइगोटिक ट्विंस के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो डाइजाइगोटिक ट्विंस में आपका क्या होता है, जो ओवेरी होता है, से दिस इज द ओवेरी ऑफ द फीमेल, ये फीमेल का आपका ओवेरी है। तो ऐसा रेयरली होता है बच्चों, ठीक है ना, दिस इज अ रेयर कंडीशन। ओके, तो कभी कभी हॉर्मोन्स वगैरह का लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है या फिर कुछ दूसरे फैक्टर्स होते हैं। अब इतना डीप में आप लोगों को नहीं जाना है नीट और एम्स के लिए। डाई मतलब दो, यहाँ पर दो जाइगोट बन रहे हैं आपके, ठीक है ना। तो डाई जाइगोटिक ट्विन में आपका क्या होता है, एक्चुअली
ओवेरी से 2 एग रिलीज होते हैं। हाउ मेनी एग आर रिलीज? 2 एग्स, 2 एग रिलीज होते हैं। अब हमको पता है एक्चुअली ये एग नहीं है, ये आपका क्या है, सेकेंडरी oocyte है जो रिलीज होता है आपका, ठीक है ना। तो 2 सेकेंडरी oocyte आपके रिलीज हो जाते हैं। मतलब क्या होता है आपका, 2 फॉलिकल मैच्योर हो जाते हैं, 2 प्राइमरी फॉलिकल गेट मैच्योर्ड और अल्टीमेटली 2 ग्राफियन फॉलिकल बनेंगे और अल्टीमेटली 2 सेकेंडरी oocyte आपका क्या होगा यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। अब इन सेकेंडरी oocyte को आपका कौन कैच करेगा? इन सेकेंडरी oocyte को जो आपका कैच करेगा ऑब्वियसली फिम्ब्रे इनको कैच कर लेगा और ये आपके चले जाएंगे कहाँ पर, दे विल बी गोइंग टू द फैलोपियन ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब्यूल में ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा यहाँ पर नहीं होता है फर्टिलाइजेशन, मैं समझाने के लिए खाली इस जगह पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मान लो ये एक आपका सेकेंडरी oocyte है, ये एक सेकेंडरी oocyte है। अब जो स्पर्म्स आएंगे, ठीक है ना, स्पर्म्स आएंगे तो इनको क्या कर लेगा आपका, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा स्पर्म्स के साथ, ठीक है। और कितने जाइगोट बन जाएंगे बच्चों? 2 जाइगोट बन जाएंगे। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 जाइगोट। तो आगे का प्रोसेस सेम है, जाइगोट बनेगा, वहाँ पर क्या होगा, फिर सेल में क्लीवेज आएगा, क्लीवेज के बाद मोरूला बनेगा, मोरूला के बाद ब्लास्टुला बनेगा, यूटेराइन एंडोमेट्रियम में जाएगा और उन दोनों का इम्प्लांटेशन होगा आपका। कहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा? यूट्राइन एंडोमेट्रियम में। एक का यहाँ इम्प्लांटेशन हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, फिर दोनों का ही इस साइड हो सकता है, कहीं पर भी इम्प्लांटेशन हो सकता है यूट्राइन एंडोमेट्रियम में, ठीक है। तो इस तरह के ट्विंस को हम लोग क्या कह रहे हैं? डाइजाइगोटिक ट्विंस कह रहे हैं। अब डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या हो सकता है, ये दोनों मेल भी हो सकते हैं, ये दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, या फिर एक मेल और एक फीमेल हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सा जो स्पर्म है आके एग को फर्टिलाइज कर रहे हैं। मान लो एक जो है आपका क्या है, वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने आपका एग को फर्टिलाइज कर दिया तो मेल बन जाएगा। एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने आकर एग को फर्टिलाइज कर दिया तो आपका फीमेल बन जाएगा। मान लो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म है तो दोनों फीमेल होंगे। मान लो दोनों वाई क्रोमोसोम वाले अगर आपके एक्स है तो दोनों ही मेल बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के, और ऐसे जो ट्विंस होंगे उनका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, उनमें डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। वो थोड़े से जेनेटिकली डिफरेंट होंगे क्योंकि दोनों में जो है अलग अलग स्पर्म आपके क्या कर रहे हैं, वहाँ पर आके पेनिट्रेट कर रहे हैं एग को, ठीक है ना। अगर एक में वाई चला गया, एक में एक्स चला गया, या फिर दोनों में एक्स वाई चला गया, तो ऐसा नहीं है कि बर्थ होने के बाद जो है वो सिमिलर दिखने वाले हैं, ठीक है ना, या फिर उनका स्वभाव बिहेवियर सिमिलर होने वाला, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि 2 अलग अलग स्पर्म है तो उनका क्या होगा, जो कैरेक्टर्स होगा बर्थ के बाद वो भी आपका अलग होगा। तो इस तरह के ट्विंस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं या फिर फैटर्नल ट्विंस कहते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दूसरे तरह का जो ट्विंस है मोनोजाइगोटिक ट्विंस या फिर आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर मान लो दिस इज द ओवेरी, यहाँ पर जो ओवेरी होता है यहाँ से एक ही एग रिलीज होता है, मतलब एक ही सेकेंडरी oocyte क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है आपका, जो अपना फैलोपियन ट्यूब्यूल होता है वो उसको क्या कर लेता है आपका, ऑब्वियसली वो फैलोपियन ट्यूब्यूल में आपका चला जाएगा, ठीक है ना। सब कुछ नॉर्मल होगा, फैलोपियन ट्यूब्यूल में आ गया, ये जो अपना स्पर्म है, स्पर्म ने आके इसको क्या कर लिया, फर्टिलाइज कर दिया और अल्टीमेटली ये हमारा क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ठीक है ना। ओके, दिस इज आवर जाइगोट, जैसे कि Z1 मान लेते हैं, ठीक है। अब लेटर ऑन क्या होगा, इसी जाइगोट में डिवीजन होगा, क्लीवेज होगा, जैसे कि 2 सेल बने, ठीक है, 2 से फिर आपके कितने बने, 4 सेल बने। तो ये जो जाइगोट होता है बच्चों, ये कभी कभी आपका क्या हो जाता है, 2 जाइगोट में आपका ये सेपरेट हो जाता है या फिर 2 जाइगोट में आपका ये क्लीव हो जाता है, इस तरह से। अब कितने जाइगोट बन गए, एक जाइगोट से 2 जाइगोट बन गए, लेकिन Z1 के 2 टुकड़े हुए हैं तो ये भी Z1 होगा, ये भी Z1 होगा, ठीक है ना। और क्योंकि यहाँ पर जो है एक ही स्पर्म ने इनको क्या किया है आपका, फर्टिलाइज कर दिया है, तो इस जाइगोट के से 2 जाइगोट आपका स्प्लिट हो रहा है। दोनों जाइगोट में सेम ही कैरेक्टर होंगे, ठीक है ना, दोनों दिखने में भी एक जैसे ही होंगे। दोनों को अगर वाई क्रोमोसोम ने फर्टिलाइज किया है, मतलब वाई क्रोमोसोम वाले अगर स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है तो मेल होगा, एक्स क्रोमोसोम वाले ने अगर फर्टिलाइज किया तो फीमेल होगा। तो यहाँ पर दोनों ही मेल होंगे या फिर दोनों ही फीमेल होंगे, एक मेल एक फीमेल होने का चांसेस यहाँ पर नहीं है। और इस तरह के ट्विंस को जो है हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। और लेटर ऑन ये लोग कहाँ पे चले जाएंगे, इनमें अलग अलग से डिवाइड होगा और लेटर ऑन ये यूट्रस में जाएंगे और यूट्रस में जाके इनका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो इस तरह के ट्विंस को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं,
ठीक है। इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी आइडेंटिकल होते हैं और ये जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होते हैं क्योंकि सेम स्पर्म था, ठीक है ना। ओके, मदर का तो मदर भी सेम है यहाँ पर, है ना। एग में सेम कैरेक्टर्स दोनों में बटे हैं और स्पर्म के भी सेम कैरेक्टर्स दोनों में बटे, तो ये दोनों जो है जेनेटिकली आपके क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है ना। ओके, और यहाँ पर जो है कुछ कैरेक्टर्स आपके अलग अलग हो सकते हैं, सारे कैरेक्टर एक जैसे नहीं होंगे आपके, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करें सियासिमीज ट्विंस क्या होते हैं आपके, तो सियासिमीज ट्विंस में आपका क्या होता है एक्चुअली, मान लो ये फर्टिलाइजेशन हो गया आपका, ये जाइगोट है आपका, ठीक है ना, दिस इज जाइगोट। अब ये जब जाइगोट आपका क्या होगा, यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला जाइगोट एक टाइम पे क्या कर लेता है, डिवाइड होने के बाद जाइगोट एक टाइम पे आपका जो है सेपरेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जाइगोट जो है अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाता आपका, ठीक है ना। तो जाइगोट का जो कुछ पार्ट है वो जुड़ा रह जाता है आपका, इस तरह से ये जुड़ा रह जाता है, अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाता, जैसे कि यहाँ पर ये अच्छे से आपका सेपरेट हो गया, ठीक है ना। अब ये चीज़ ऐसे ही जाके यूट्राइन एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो इनमें क्या देखने को मिलता है, ऐसे बच्चों में बर्थ के बाद जो इनके बॉडी के पार्ट्स जुड़े देखने को मिलते हैं, जैसे कि उन दोनों का हेड जुड़ा हो सकता है, उन दोनों का हाथ जुड़ा हो सकता है, उन दोनों का एब्डोमेन कैविटी जुड़ा हो सकता है, उन दोनों के पैर जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के जो है हमको वो जुड़े हुए देखने को मिलेंगे। लेटर ऑन बर्थ के बाद इनको सर्जिकली सेपरेट करना पॉसिबल होता है कभी कभी, और कभी कभी सर्जिकली सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है आपका, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह के ट्विंस को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, सियामीज ट्विंस कहते हैं। ओके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो ट्विंस हैं, ट्विंस का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों टॉपिक, वो है ऑर्गेनोजेनेसिस। मतलब कि यहाँ पर जो जाइगोट आपका डेवलप हो रहा है, ये जाइगोट अब डेवलप होते होते कौन से मंथ में कौन सा ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, बस नीट के लिए हमको इतना ही चाहिए, कौन से मंथ में कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ बच्चों। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द ऑर्गेनोजेनेसिस। तो जो टर्म है ऑर्गन, उसका मतलब तो पता ही है ऑर्गन, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो इनर सेल मास होता है, इनर सेल मास याद कीजिए, इस तरह से हमने ब्लास्टुला ड्रॉ किया था ना, इस तरह से ब्लास्टुला ड्रॉ किया था, और यहाँ पर ही जो हमको क्या देखने को मिल रहा था, इनर सेल मास देखने को मिल रहा था। और इसी इनर सेल मास से, इसी इनर सेल मास से लेटर ऑन आपका क्या बन रहा था, गैस्ट्रुलेशन पड़ा था और 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था, है ना। एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, मेसोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, एंड एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा था। तो इन्हीं 3 जर्म लेयर से जो है आपका लेटर ऑन पूरा का पूरा आपका क्या है, जो अलग अलग ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। तो सबसे पहला 1 महीने बाद सबसे पहला ऑर्गन फॉर्मेशन होता है आफ्टर 1 मंथ, हार्ट। सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन होता है 1 महीने पहले, ठीक है ना। और 1 महीने बाद ये जो हार्ट का साउंड है वो हम सुन भी सकते हैं। जो स्टेथोस्कोप होता है, जो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है ना, उसको अगर मदर के बेली में प्लेस किया जाए तो जो हार्ट का साउंड है, जो फीटस का हार्ट का साउंड है, वो हमको सुनाई देता है। तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन होता है वो होता है हार्ट का फॉर्मेशन, ठीक है। 2nd मंथ की अगर बात करें, ओके, एट द एंड ऑफ 2nd मंथ तो यहाँ पर लिम्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों, ठीक है ना। लिम्स मतलब हाथ, पैर और उंगलियों का फॉर्मेशन होता है। तो लिम्स एंड डिजिट्स, डिजिट्स मतलब उंगलियां। तो 2nd महीने के एंड में जो है धीरे धीरे हाथों का, जो हाथ होते हैं, हाथ पैर
और उनमें उंगलियों का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है आपका, ठीक है ना। और अगर बात करें एट द एंड ऑफ 12 वीक, मतलब 3 महीने बाद, एट द एंड ऑफ 12 वीक्स, इसको हम लोग मतलब 3 महीने बाद, इसको हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी कहेंगे। 3 ट्राइमेस्टर होंगे, है ना। हर एक ट्राइमेस्टर आपका कितने महीने का होगा? 3 महीने का होगा। तो 3 महीने बाद जो बॉडी में जितने भी मेजर ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, तो इन सब का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है ना। स्केलेटल सिस्टम नहीं, मेजर ऑर्गन सिस्टम्स, ओके। मेजर ऑर्गन सिस्टम का जो है यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाता है आपका 3 महीने बाद। मेरे ख्याल से बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। अब 5वें महीने में क्या होता है? 5वें महीने में एट 5th मंथ, 5वें महीने में आपका जो यंग वन होता है वो लिम्स का जो मूवमेंट होता है, हाथ पैर का मूवमेंट, वो आपका स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना, ओके। तो लिम्स मूवमेंट स्टार्ट, लिम्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा आपका क्या होगा, जो बॉडी में हेयर भी आ जाता है, ठीक है ना, हेयर आर फॉर्म। तो धीरे धीरे जो है हेयर का फॉर्मेशन भी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बॉडी हेयर फॉर्म, ठीक है। मैंने हेयर लिख दिया, चलो, बॉडी हेयर फॉर्म, ठीक है ना। मतलब सर में बाल आने लगेंगे उसके, और धीरे धीरे जो भी स्किन वगैरह है उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर आपका क्या होगा, ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करें 24th वीक, मतलब कि 6th मंथ या फिर 24 वीक मतलब 6 महीने बाद या फिर 3rd ट्राइमेस्टर के बाद, ओके। 24 वीक्स, आफ्टर 24 वीक्स, या फिर 6 मंथ, या फिर आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर जैसे कि 2nd ट्राइमेस्टर, ठीक है ना। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो आईलिड्स होते हैं, आंखें, अभी तक आंखों की जो पलकें होती हैं वो सेपरेट नहीं होती हैं। तो 6 महीने बाद या फिर 2nd ट्राइमेस्टर के बाद जो है आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं आपकी, ठीक है ना, ओके। आईलिड सेपरेट, एंड आई लैसेस फॉर्म्ड, आई लैसेस हो गए या फिर आईब्रोज हो गए, इनका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, आई लैसेस एंड आईब्रोज। तो मेरे ख्याल से बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, पहले महीने में हार्ट का डेवलपमेंट हुआ, 2nd मंथ के खत्म होते हुए तो हाथ और पैरों का फॉर्मेशन हो गया, साथ में उंगलियों का भी फॉर्मेशन हो गया। 3 महीने बाद या फिर 12 हफ्ते बाद मेजर ऑर्गन सिस्टम्स का डेवलपमेंट होना यहाँ पर हो गया, मतलब मेजर ऑर्गन सिस्टम्स का डेवलपमेंट। 5th मंथ में आपका क्या हुआ, जो आपका एम्ब्रायो है या फिर हमारा जो फीटस है वो हाथ पैरों का मूवमेंट करने लगा, उसके बॉडी में जो है हेयर ग्रो होने लगा। और 6 महीने बाद जो है आँखों का जो आईलिड्स हैं वो सेपरेट हो गई और आईलैसेस और आईब्रोज का फॉर्मेशन हो गया। और आपका क्या होगा, आफ्टर 9 मंथ जो फीटस है वो फुल्ली फॉर्म्ड हो जाएगा। तो आफ्टर 9 मंथ्स फीटस इज फुल टर्म फिटस हो जाएगा, मतलब आपका, ठीक है ना। तो फिटस पूरी तरह से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ओके। तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस है। यहाँ पे आप लोगों को पूछा जाएगा कि कौन से महीने में क्या क्या ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, या फिर जो अपना फिटस है कौन से महीने में आपको कौन कौन से चेंजेस उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में भी एक पैराग्राफ में इसको मेंशन करके रखा हुआ है, तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। अब इस चैप्टर के अगले टॉपिक में आते हैं हम लोग, दैट इज द पार्चुरेशन, ठीक है ना। तो ये एक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है ना बच्चों। तो स्टार्ट कर दे हम लोग। अब पार्चुरेशन में मैं आप लोगों को एक सीक्वेंस बताऊंगा,
ये जो सीक्वेंस है आप लोगों को ध्यान दे के लेकिन यहाँ पर सुनना है, ठीक है ना। एकदम इजीली मैं बता दूंगा आप लोगों को, और उसी के लिए मैंने डायग्राम भी बचा के रखा है तब से। ओके, पार्चुरेशन हम किसे कहेंगे? इट इज द एक्सपल्सन ऑफ द फुल टर्म फिटस आफ्टर 9 month ऑफ जेस्टेशन पीरियड। ओके, सो इट इज, सबसे पहले पार्चुरेशन, so it is the expulsion of the full term fetus from the uterus of the mother। मदर के यूट्रस से फुल टर्म फिटस के एक्सपल्सन होने को हम लोग क्या कहते हैं? पार्चुरेशन कहते हैं, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे जो मैकेनिज्म चलता है वो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म चलता है। इट इज अ न्यूरो, मतलब न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और अपने हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अभी हमको एक रिफ्लेक्स, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन भी होता है, इसको हम लोग कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ओके, तो ये हमको जानना है, मैं सारा कुछ बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। अब ये जो फीटल, अब देखो 9 महीने हो गए, लेकिन ये जो बच्चा है अब इसका बाहर आने का जो समय है वो कैसे डिटरमाइन होगा? कौन से फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि जो है अब बच्चे को बाहर जाना है मदर के बॉडी से, वो रेडी है एनवायरनमेंट में जाने के लिए और वहाँ पे वो सक्सेसफुली आपका सर्वाइव कर पाएगा? तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं विच डिटरमाइंस द पार्चुरेशन, या फिर पार्चुरेशन के टाइम को, कि आज ही के दिन आपका क्या है, बच्चा जन्म लेना है। तो इन सब चीज़ों को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? 3-4 चीज़ें होती है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला बच्चे का बढ़ता वेट। द फर्स्ट इज इंक्रीजिंग वेट ऑफ फिटस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फीटस के बाहर आने का टाइम जो डिसाइड करता है वो फीटस खुद ही डिसाइड करता है आपका। उसका बढ़ता हुआ वेट जो होता है धीरे दिन बर दिन 9 महीने तक क्या होगा, उसका वेट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है ना। तो वो एक रीज़न होता है कि बच्चा अब बाहर आ जाए, एक वो रीज़न होता है। अगर दूसरा रीज़न पढ़े तो हार्मोनल चेंजेस, कुछ हार्मोन्स में चेंजेस आने लगेंगे मदर के बॉडी में, जिनके बारे में अभी हमको अच्छे से पढ़ना है, हार्मोनल चेंजेस, ठीक है ना। अब एक और हार्मोन होता है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए वो कौन सा हार्मोन होता है जो पार्चुरेशन के टाइम को डिसाइड करता है, दैट इज द कॉर्टिसोल, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल जो रिलीज होता है ये मदर के एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। ये मदर के एड्रिनल ग्लैंड से कब रिलीज होगा? जो प्लेसेंटा होता है ये एक और हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज द कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना। ये हार्मोन कुछ ACTH की तरह होता है आपका। ACTH हमने पढ़ा था ना, ACTH हमने पढ़ा था ना, दैट इज द एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड को आपका स्टिमुलेट करता है कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करने के लिए, है कि नहीं। तो ये कुछ उसी तरह का हार्मोन है CRH। ये कौन रिलीज करता है? लेकिन प्लेसेंटा रिलीज करता है, ठीक है ना। इट इज रिलीज बाय प्लेसेंटा। अब देखिए होता क्या है, बच्चे का बर्थ होने वाला टाइम वो बहुत पेनफुल होता है। मतलब बॉडी में क्या है, स्ट्रेस कंडीशन है फीमेल के बॉडी में, और फीमेल के बॉडी में स्ट्रेस कंडीशन है तो स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है? एड्रिनल ग्लैंड्स के हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन होते हैं कि नहीं। तो जो प्लेसेंटा होता है वो CRH रिलीज कर देता है, और जिसके कारण मदर का जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो क्या रिलीज कर देता है? कॉर्टिसोल, ठीक है ना। कॉर्टिसोल कब रिलीज होता है? स्ट्रेस कंडीशन में। मतलब मदर के बॉडी में अब क्या है? स्ट्रेस कंडीशन,
और जिसके कारण एक चीज स्टार्ट होता है, डेट इज द लेबर पेन्स। और ये लेबर पेन क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो वो कौन सी चीजें होती हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि आपका क्या होना है, अभी बच्चे का जन्म होना है। पहला, बच्चे का बढ़ता हुआ वजन। दूसरा, हार्मोनल चेंजेस, कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस होंगे मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा चीज़ है इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉर्टिसोल। जिस दिन बच्चा होगा उस दिन मदर के बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का जो लेवल होता है वो पीक पे होता है, बहुत ज़्यादा होता है उस दिन आपका, ठीक है ना, क्योंकि उस दिन मदर के बॉडी के लिए स्ट्रेस कंडीशन है। और ये जो आपका कॉर्टिसोल है यही आपका क्या करेगा, जो लेबर पेन वगैरह है वो आपका इनिशिएट कर देगा मदर के बॉडी में, ठीक है ना। अब हम एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे जो प्रोसेस है पार्चुरेशन। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है ना बच्चों। और अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि किस दिन, एग्जैक्ट टाइम तो हम लोग नहीं बता सकते बच्चा इतने बजे जन्म होगा, लेकिन किस दिन, जैसे कि आपका मान लो इन 2-3 दिन में बच्चे का जन्म होने वाला है, फिर इन 2 दिन में या फिर आज के दिन में ही टाइम ऑफ बर्थ को कौन डिसाइड करता है, कौन सा हार्मोन, कॉर्टिसोल, ठीक है ना। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, डॉक्टर जब उसका ब्लड चेक करेंगे तो डॉक्टर को पता चलेगा इसके बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल हाई हो चुका है इस फीमेल के, मतलब कि अब इसका जो है जो भी फिटस है इसके वूम में वो बाहर आने वाला है, मतलब डिलीवरी होने वाला है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आगे बताता हूँ आपको। अब देखिए पार्चुरेशन के बारे में बात करेंगे अभी। 3 में स्टेजेस में आपको पार्चुरेशन बताऊंगा। सबसे पहला होता है यहाँ पर डायलेशन फेज। द फर्स्ट फेज योर डायलेशन फेज। ठीक है ना। अगर दूसरे फेज के बारे में बात करें, डेट इज द एक्सपल्सन फेज। और अगर मैं आपको तीसरे फेज के बारे में बात करूं तो वो होता है आफ्टर बर्थ। ठीक है ना। तो डायलेशन फेज में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो उस टाइम पे क्या रिलीज करने लगता है, इट स्टार्ट रिलीजिंग रिलैक्सिन। और रिलैक्सिन क्या कर देता है, जो सर्विक्स वाला एरिया होता है, ये सर्विक्स वाले एरिया को डायलेट कर देता है। और साथ साथ में ये सर्विक्स वाला एरिया जो है अब क्या होने लगेगा, यहाँ पर डायलेशन होने लगेगा। दिस सर्विक्स एरिया विल बिकम डायलेट। ठीक है ना। सर्विक्स का एरिया डायलेट हो जाएगा, प्लस जो पेल्विक रीजन में जो भी लिगामेंट्स है वो भी आपके क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट रिलैक्सिन इज रिलीज्ड and cervix is relaxed। एक पॉइंट मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, पेल्विक लिगामेंट्स वगैरह वो भी क्या हो जाएंगे, आपके रिलैक्स्ड हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, ये समझ गए आप लोग। अब दूसरा क्या होगा, हार्मोन जो रेस्पॉन्सिबल होता है एक्सपल्सन के लिए इज ऑक्सीटोसिन। हियर द हार्मोन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपल्सन इज ऑक्सीटोसिन। ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, अब मैं एक थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को जगह चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, अच्छा एक पॉइंट और मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं सीक्वेंस में यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है ना। ओके। अब स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है। स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स, जिसको लेबर पेन भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज लेबर पेन। तो अभी शायद जो है आप लोग थोड़ा थोड़ा जो है चीजों को यहां पर समझने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है ना। देखो सबसे पहले आपका क्या हुआ, जो कॉर्टिसोल था, इस प्लेसेंटा ने क्या रिलीज किया था, प्लेसेंटा ने रिलीज किया था आपका CRH। डायलेशन फेज को मैं मिटा रहा हूं बच्चों। ठीक है ना। मैं यहां पर छोटा सा एक डायलेशन फेज लिख देता हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो जो प्लेसेंटा है
ये रिलीज कर रहा था CRH, और CRH के इन्फ्लुएंस में मदर का बॉडी क्या रिलीज कर रहा था आपका, कॉर्टिसोल, ठीक है ना। जब ये कॉर्टिसोल रिलीज कर रहा था तो ये जो आपका जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम है, जो यूटेराइन मायोमेट्रियम है, जो मस्कुलर लेयर है, यहां पर आपका क्या हो रहा था, लाइट ओनली आपका क्या हो रहा था, पर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अब इस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या हुआ, जो पिट्यूटरी ग्लैंड था उसको एक पॉजिटिव फीडबैक गया, और एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इन दोनों के बारे में आपको पता है। तो जो ऑक्सीटोसिन है वो तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं बनाता, हाइपोथैलेमस बनाता है और आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर स्टोर होता है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं आपके कहां पर, इन द मायोमेट्रियम, ओके। अब मायोमेट्रियम में जब आपके रिसेप्टर्स होंगे तो मायोमेट्रियम में क्या होने लगेगा, स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और आपका क्या होगा, जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, और उतना ही पिट्यूटरी ग्लैंड आपका क्या रिलीज करने लगेगा, ऑक्सीटोसिन। मतलब कि यहां पर जितना ज्यादा आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर क्या रिलीज, पहले तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था आपका, अब माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड को पॉजिटिव फीडबैक मिला। कहां पर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, यूट्रस के मायोमेट्रियम में, ओके। माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या मिला, पॉजिटिव फीडबैक, जिसके कारण क्या रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर कहां पर है, मायोमेट्रियम में, ठीक है ना। अब मायोमेट्रियम ने आपका क्या रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, सॉरी, मायोमेट्रियम में किसका रिसेप्टर है, ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन आके मायोमेट्रियम से बाइंड किया, मायोमेट्रियम क्योंकि मस्कुलर लेयर है तो यहां पर विगरस कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गया, ओके। वेरी वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेबर पेन्स भी कहते हैं। और ये एक स्ट्रेस कंडीशन भी होता है आपका, इस टाइम पे जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है उसका लेवल आपका क्या होता है, फीमेल के बॉडी में और ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब अब हमको पता चल जाएगा कि जो बच्चा है वो बाहर आने वाला है आपका। समझ पा रहे हो ना चीजों को, एक साथ सब साइमल्टेनियसली समझ पा रहे हो चीजों को, ठीक है ना। तो उसी को लेबर पेन भी कह रहे हैं, कॉर्टिसोल का लेवल भी बढ़ रहा है क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन है फीमेल के बॉडी में, और जितना ज्यादा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उतना ही ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक जा रहा है, उतना ही ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, और भी ज्यादा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आपका। क्योंकि ये जो बर्थ का प्रोसेस होता है बच्चों, पेनफुल होता है आपका। ऐसा माना जाता है 100 हड्डियां जब एक साथ टूटती हैं आपका उतना ज़्यादा पेन होता है, ठीक है ना। तो इसको क्विकली होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ये 10 घंटे का प्रोसेस है, ऐसा नहीं, इसको क्विकली हो जाना पड़ेगा आपका। तो इसीलिए जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है उतना ही ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या होता है, ये कौन सा दैट इज द डेसिडुआ कैप्सुलरिस, और आपका ये कौन सा था, दिस वन इज द कोरियन, ये और इसके साथ साथ जो एमनियन है ये आपका क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो सबसे पहले जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो आपका क्या होगा, यहाँ पर वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनल, ये सारे मिलके बनाते हैं बर्थ कैनल, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होंगे, जैसे कि मेम्ब्रेन्स रैप्चर्स, मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाती है। कौन कौन सी मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाती है मैंने आप लोगों को बोल दिया यहाँ पर, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, कोरियन, एमनियोटिक सैक, ये तीनों फट जाएंगी, ठीक है ना। और जो भी एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, जो फिटस है वो मदर के बॉडी से बाहर आ जाएगा, दिस फिटस विल बी कम आउट फ्रॉम द मदर्स बॉडी, ठीक है ना। तो ये जो मदर के बॉडी से जो भी फिट, रफली ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों में, ठीक है ना। तो मदर के बॉडी से जो भी फिटस है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन इसके साथ ये अम्बिलिकल कॉर्ड अभी भी अटैच्ड है, लेकिन दिस अम्बिलिकल कॉर्ड इज स्टिल अटैच्ड। तो इस तरह से जो है फिटस बाहर आ जाएगा।
ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए। ओके, तो ये हो गया एक्सपल्सन फेज। ओके, फिटस बड़ा खुश है बाहर आने के बाद, ठीक है ना। ओके, तो फिटस जो है बाहर आ गया आपका अभी, ठीक है ना, वो खुश हो गया। लेकिन आफ्टर बर्थ के बाद क्या होता है आपका अभी, अब देखो, जैसे ही आपका फिटस बाहर आ जाता है एनवायरनमेंट में, फिटस का लंग्स एक्सपेंड हो जाता है। क्या होगा, फिटस लंग्स एक्सपेंड। और ये रोने लगता है, फर्स्ट क्राई। इसका फर्स्ट क्राई ही होता है फर्स्ट ब्रेथ, मतलब इसका पहला सांस, ठीक है ना। उससे पहले थोड़ी ना सांस ले रहा था, तो एमनियोटिक फ्लूइड में था ना आपका ये, इसको ऑक्सीजन वगैरह कहाँ से मिल रहा था, मदर के बॉडी से। लेकिन अब ये बाहर आ गया आपका, तो ये रोएगा और रोने के बाद इसके लंग्स में ब्लड आके भरने लगेगा। उससे पहले लंग्स में ब्लड नहीं भरता है आपका, ठीक है ना। मतलब कि क्या होगा आपका यहाँ पर, नॉर्मल सर्कुलेशन चलने लगेगा। उसके पहले इसके बॉडी में फिटल सर्कुलेशन चल रहा था। फिटल सर्कुलेशन आपको एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, वहां पर ये सिलेबस है फिटल सर्कुलेशन। तो जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे तब पढ़ लेना, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको बस जानना है कि अब नॉर्मल सर्कुलेशन चलने लगेगा, नॉर्मल सर्कुलेशन, ठीक है ना। ओके, और लंग्स क्या होगा, बाहर आते लंग्स एक्सपेंड होगा। पहली बार रोएगा बच्चा, मतलब पहला सांस ले रहा है, ब्लड लंग्स में आके ब्लड भरने लगेगा और नॉर्मल सर्कुलेशन उसका चलने लगेगा। ये हो गया एक्सपल्सन फेज में। अब आफ्टर बर्थ क्या होता है, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके टाई अप कर दिया जाता है आपका। लेटर ऑन ये सूख के अलग हो जाता है, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट, और लेटर ऑन, क्योंकि मैंने कहा था अपना डेसिडुएट टाइप ऑफ प्लेसेंटा है, तो ये सारा जो प्लेसेंटा है यहां से टूट के, ये सारा जो प्लेसेंटा है यहां से टूट के आपका क्या होगा, ये बाहर की तरफ आ जाएगा आपका। समझ रहे हो बात को। तो लॉस्ट ऑफ प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा जो है वो मदर के बॉडी से लॉस्ट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर जो मदर के बॉडी में जो यहाँ पर जो यूट्रस में जो डैमेज होगा प्लेसेंटा के लॉस्ट होने के कारण, इसको ठीक होने में 25 to 30 डेज लगते हैं। मोटा मोटी 1 महीने में आपका फिर से क्या हो जाता है, ये आपका रिकवर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा पार्चुरेशन का प्रोसेस। 3 फेजेस आपको मैंने बोले, डायलेशन फेज, एक्सपल्सन फेज एंड आफ्टर बर्थ, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग का ये जो है क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों, अब हम लोग अगला टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चा जो है बर्थ हो चुका है, इसको बर्थ होते ही जो है हम लोग खाना नहीं खिला सकते हैं, ठीक है ना। अब ये 6 महीने तक जो है इसको मदर्स का मिल्क फीडिंग करना पड़ेगा। ओके, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन लैक्टेशन है हमारा अगला टॉपिक, ठीक है ना। तो मैं लैक्टेशन आपको जल्दी से समझा देता हूँ बच्चों, वो भी बहुत ईजी है, सब कुछ तो ईजी है कि नहीं। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर लैक्टेशन समझा देता हूँ। इसको मिटा देते हैं ना, लोग बोलेंगे कैसा बच्चा है ये। ओके, तो अगला जो टॉपिक है ये है हमारा लैक्टेशन। ओके, तो लैक्टेशन में क्या होता है एक्चुअली, आपका मेमरी ग्लैंड और कुछ हार्मोन्स का आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मदर के बर्थ जो बच्चा है उसके बर्थ होने के बाद मदर के बॉडी को कुछ फीडबैक मिलता है, कुछ पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, जो मदर होती है वो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है, ठीक है ना। कैसा फीडबैक मिलता है, जैसे कि suckling of nipples by the young one, निप्पल बाय बेबी लिख देते हैं, चलो ठीक है ना। ये किस तरह का इनपुट हो गया, सेंसरी इनपुट हुआ आपका, ठीक है ना। एक और होगा क्राइंग ऑफ बेबी, ये सारे के ये दोनों क्या हैं, सेंसरी इनपुट है। दीज आर ऑल योर सेंसरी इनपुट।
ये सेंसरी इनपुट है आपके, ठीक है ना। लेकिन वहां पर क्या था, प्रोलैक्टिन रिलीज होने के कारण जो है मदर का जो भी आपका क्या है ब्रेस्ट है या फिर जो भी उसका मेमोरी ग्लैंड है उसमें ऑलरेडी मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब क्या करना है, बर्थ के बाद खाली उस मिल्क के प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि बर्थ के बाद तो प्लेसेंटा नहीं है ना, है कि नहीं। तो बर्थ के बाद अब प्लेसेंटा में से तो प्रोलैक्टिन नहीं, क्या आपका जो है हार्मोन का नाम क्या था, HPL, ओके, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन तो नहीं है, प्लेसेंटा तो टूट गया ना। तो कंटिन्यू रखना है कि नहीं मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन। तो उसके लिए आप मदर को क्या चाहिए होगा, कुछ इनपुट चाहिए होगा, सेंसरी इनपुट चाहिए होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टच हो रहा है, ये सेंसरी इनपुट है, बेबी का क्राइंग, ये सब सेंसरी इनपुट है, ठीक है। तो ये सारे जो इनपुट है एक पॉजिटिव फीडबैक देने वाले हैं, दैट इज टू द एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी जैसे कि हमको पता है ये कुछ ट्रॉफिक हार्मोन रिलीज करता है। इसमें से एक ट्रॉफिक हार्मोन होता है दैट इज द PRH, एक ट्रॉफिक हार्मोन रिलीज करता है ना एंटीरियर पिट्यूटरी, PRH मैंने बताया था, है ना। PRH का फुल फॉर्म क्या है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। हो गया ना क्लियर, प्रोलैक्टिन आ गया, फिर से मिल्क का प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक मिल गया बेबी के रोने से या फिर जो भी है बाय द सकलिंग ऑफ द निप्पल, पॉजिटिव फीडबैक मिल गया। और पॉजिटिव फीडबैक मिलने के कारण पिट्यूटरी ग्लैंड अब क्या रिलीज कर रहा है, PRH, दैट इज द प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। इसके कारण क्या रिलीज होगा, प्रोलैक्टिन रिलीज होगा आपका, ठीक है ना, ओके। और प्रोलैक्टिन कहाँ से, प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, प्लस इसके अलावा प्रोलैक्टिन रिलीज होने के कारण क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट। और ये कंटिन्यूअस रहेगा आपका मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपका क्या होगा ये जो सेंसरी इनपुट है ये एक और काम करेंगे, क्योंकि अब मिल्क तो प्रोड्यूस हो रहा है, मिल्क को रिलीज भी होना है कि नहीं। तो मिल्क रिलीज के लिए जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, मदर का पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ओके। तो ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, बहुत इजी है, हार्मोन्स का ही सारा का सारा गेम है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भी आपका क्या मिलता है, यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है क्राइंग और सकलिंग ऑफ निप्पल से, ठीक है ना। हेयर अगेन पॉजिटिव फीडबैक, हेयर ऑल्सो पॉजिटिव फीडबैक। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी विल बी रिलीजिंग ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन पहले बर्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल था, अब ये ऑक्सीटोसिन कंसंट्रेशन दोनों टाइम अलग अलग होगा लेकिन, ठीक है ना, ओके। और कंसंट्रेशन कितना होगा वो नहीं चाहिए फिलहाल आपको। तो अब ये जो ऑक्सीटोसिन है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ मिल्क। तो मेरे ख्याल से लैक्टेशन समझ गए। देखो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ईस्ट्रोजन वो भी मेमोरी ग्लैंड्स को आपका डेवलप करा रहा था, और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो प्लेसेंटा से रिलीज हो रहा था वो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क के प्रोडक्शन को इनिशिएट कर चुका था। ग्लैंड डेवलप हो जाएंगे बर्थ के बाद, लेकिन प्लेसेंटा नहीं रहेगा तो HPL नहीं रहेगा, और HPL नहीं रहेगा तो मिल्क का प्रोडक्शन कैसे होगा। तो मदर को कुछ सेंसरी इनपुट मिलेंगे, मदर का पोस्टीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर देगा, प्रोलैक्टिन रिलीज होगा जिसके कारण क्या होगा, आपका मदर का जो भी मेमोरी ग्लैंड है मिल्क का प्रोडक्शन करेगा। यही सेंसरी इनपुट जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भी आपका क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, जो क्या रिलीज कर देंगे यहाँ पर ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ मिल्क। मिल्क में एक आपका एंटीबॉडी पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और वो एंटीबॉडी है IgA, ये मिल्क में पाया जाता है। और मदर के फर्स्ट मिल्क को कोलोस्ट्रम कहा जाता है, द फर्स्ट मिल्क इज नोन एज कोलोस्ट्रम, जो येलो कलर होता है, जो यंग वन को फीड करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बहुत सारा मिथ होता है हमारे इंडिया में कि जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है येलोइश कलर होता है तो उसको फेंक देना चाहिए, डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ठीक है ना। एकदम 100% गलत, उसको जो है यंग वन को जरूर फीड कराना चाहिए, तभी उसका इम्यूनिटी बढ़ेगा, क्योंकि नाउ ही हैज एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट, ओके। तो इसके साथ जो है हमने लैक्टेशन भी खत्म कर दिया। लैक्टेशन के साथ साथ जो है बच्चों हमने चैप्टर भी खत्म कर दिया ह्यूमन रिप्रोडक्शन,
ठीक है ना। तो बच्चों चैप्टर कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस बार तो कमेंट करिए ही आप लोग, हर कोई कमेंट करो, ठीक है ना। चैप्टर कैसा लगा आप लोगों को, ओके। और अगर चैप्टर अच्छा लगा तो मेरे को बोलिए, और कुछ डाउट भी है वो भी कमेंट में मेरे को ज़रूर बोलिए, और हम जल्दी से जो है अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, ओके। सो थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे।